गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को है जो अच्छे तरीके से जो कर रहे होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए, उसमें चार चांद लगाने के लिए मैं है जो प्रीवियस ईयर के जो एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन है 2017 का जो एग्रीकल्चर का सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उस पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को है जो मैं एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चनों को है जो आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अपने साथियों के पास में भी है जो इस वीडियो को है जो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी है जो अधिक से अधिक लाभ मिले। तथा जो आपके जो पशु परिसर का जो पार्ट भी है उसमें जो एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आते हैं 45, उन 45 से 45 है जो क्वेश्चन सही होने की है जो आपकी पूरी पॉसिबिलिटी बने। तो आज है जो अपन 5वां भाग है जो लेके आ रहे हैं। उससे पहले है जो 4 पेपर है अपन ने जो सुपरवाइजर के एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है जो उनको है जो करवा दिए थे। और ये है जो रट लेना क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और लगभग है जो यही है जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। पहला क्वेश्चन है साथियों आज का अपना कि भेड़ में मध चक्र अवधि होती है। अपन को बताना है कि भेड़ में मध चक्र अवधि कितनी होती है। जो दो मध कालों के बीच की अवधि होती है वो मध चक्र अवधि होती है। इसमें है जो मादा पशु में है जो हार्मोनल है जो चेंज होते हैं। तो अपन को बताना है कि भेड़ में मध चक्र की अवधि कितनी होती है। तो भेड़ में मध चक्र की अवधि होती है लगभग 16 से 17 दिन की। कितने दिन की होती है? भेड़ में मध चक्र की अवधि होती है लगभग 16 से 17 दिन की। तो ये ऑप्शन है अपना, यह है जो एकदम सही रहने वाला है कि 16 से 17 दिन है। यहाँ 16.5 दिन है जो भेड़ में है जो मध चक्र की अवधि रहती है। उसके अलावा अपन बात करें गाय, भैंस, बकरी और जो घोड़ी होती है उनमें है जो मध चक्र की अवधि रहती है वो रहती है 21 दिन की। कितने दिन की रहती है? 21 दिन की है जो रहती है। गाय, भैंस, बकरी और घोड़ी में है जो मध चक्र की अवधि रहती है वो 21 दिन की है जो रहती है। इसमें है जो मध चक्र की अवधि रहती है वो 21 दिन की रहती है। और जो ऊँटनी होती है, ऊँटनी के अंदर मध चक्र की अवधि रहती है वो रहती है 23 दिन की। कितने दिन की रहती है? ऊँटनी में मध चक्र की अवधि रहती है 23 दिन की रहती है, 23 दिन की है जो रहती है। तो अपने ध्यान रखना, भेड़ में 16 से 17 दिन लगभग 16.5 दिन है जो मध चक्र अवधि रहती है। और गाय, भैंस, बकरी और ऊँट है, बकरी और घोड़ी है, इसमें 21 दिन की रहती है। और जो ऊँटनी होती है इसमें है जो 23 दिन की है जो मध चक्र अवधि रहती है। बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है। साइलेज में है जो किण्वन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न होता है। बात करें अगर अपन साइलेज की, तो साइलेज क्या होती है? साइलेज होती है फसलों को जब हरी अवस्था में है जो काट कर है उनको वायु रहित स्थानों पर है जो संग्रहित किया जाता है। जो सूखा चारा होता है उसको है जो साइलेज कहते हैं। साइलेज क्या होता है कि फसलों को हरी अवस्था में काटा जाता है। कब काटते हैं? फसलों को हरी अवस्था में काट कर उसको वायु रहित स्थानों पर भंडारित करना। उसे वायु रहित स्थानों पर भंडारित करना। जो फसलों को अपन है जो काट कर वायु रहित स्थानों पर हरी अवस्था में काटकर, साइलेज एक हरा चारा है, हरा अवस्था में है जो फसलों को है जो वायु रहित स्थानों में है जो भंडारित करते हैं तो वो साइलेज होता है। साइलेज है जो अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों का बनाया जाता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें हैं जैसे मक्का है, ज्वार है, इन फसलों का है जो साइलेज उपयुक्त रहता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें, जो अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें हैं वो है जो साइलेज बनाने के लिए है जो उपयुक्त रहती है। जैसे मक्का हो गया, एग्जाम्पल की बात करें तो ज्वार हो गया, इनकी है जो साइलेज है वो अच्छी बनती है। ये जो अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें हैं इनका है जो साइलेज अच्छे बनता है। उसके अलावा बात करें तो इसमें जो नमी होती है वो 60% होती है। साइलेज में अगर अपन नमी की बात करें तो नमी होती है वो लगभग है जो 60% होती है। साइलेज में है जो नमी होती है वो 60% होती है। और जो शुष्क भार होता है वो है जो लगभग 30 से 50% होती है। शुष्क भार कितना होता है साइलेज का? साइलेज का शुष्क भार होता है लगभग 30 से 50% होता है, वो साइलेज का शुष्क भार होता है साइलेज का। और उसके अलावा बात करें तो इसका पीएच होता है 3.5 से 4.2 होता है। इसके पीएच की बात करें साइलेज की, तो साइलेज का पीएच होता है वो होता है 3.5 से 4.2 है जो पीएच होता है। तो इसमें जो साइलेज में किसका किण्वन होता है? साइलेज में जो लैक्टिक अम्ल का है जो किण्वन होता है। लैक्टिक अम्ल है जो किण्वन के द्वारा है जो उत्पन्न होती है। ये है जो मीठी
जो साइलेज होती है उसमें जो लैक्टिक अम्ल है वो उत्पन्न होता है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पशुओं में पेचिश का प्रमुख कारण क्या है। अगर अपन बात करें पेचिश, पेचिश को है जो खूनी दस्त के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जो खूनी दस्त होती है इसको खूनी दस्त पेचिश है जो खूनी दस्त के नाम से भी है जाना जाता है। उसके अलावा बात करें तो पेचिश है जो प्रोटोजोआ जनित है। किसके द्वारा है? प्रोटोजोआ जनित है। जो कॉक्सीडियम जर्नाई है, कॉक्सीडियम जर्नाई या इमेरिया जर्नाई के द्वारा है जो उत्पन्न होता है। क्या? कॉक्सोडियम जर्नाई, कॉक्सोडियम जर्नाई, यहाँ जो इमेरिया जर्नाई है, इमेरिया जर्नाई, इसके द्वारा है जो ये है जो रोग है खूनी पेचिश है या जो पेचिश है खूनी दस्त है, ये है जो रोग उत्पन्न होता है। और इसका प्रकोप है जो गर्मियों में अधिक होता है। क्या? गर्मियों में जो इसका प्रकोप होता है वो अधिक होता है। गर्मियों में है जो अधिक होता है होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ जनित है, कॉक्सीडियम जर्नाई या इमेरिया जर्नाई प्रोटोजोआ से होता है। गर्मियों में इसका प्रकोप अधिक होता है। इसको खूनी दस्त के नाम से भी है जो जाना जाता है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोसिपोल पाया जाता है। अपन को बताना है कि कौन सी पशु आहार है जिसमें है जो गोसिपोल पाया जाता है। तो बिनोला में है जो गोसिपोल पाया जाता है। बिनोला में है जो गोसिपोल की मात्रा पाई जाती है। और ये बिनोला है, इसको है जब अगर अपन अधिक देर तक है जो पानी में जो बिनोला की खल है इसको है जो अधिक देर तक पानी में भिगो कर अपन है जो पशुओं को खिलाती है तो इसकी मात्रा कम हो जाती है। दूसरा बात करें ज्वार, ज्वार की अगर बात करें, ज्वार की जो हरी अवस्था होती है, ज्वार की हरी अवस्था में है जो साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड है जो पाया जाता है। ग्लूकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड है जो ज्वार की हरी अवस्था में पाया जाता है। और इसमें है जो एससीएन अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है? एससीएन अम्ल बनता है। हाइड्रोसायनिक है जो अम्ल है वो बनता है। तो इसमें है जो बिनोला में है जो गोसिपोल पाया जाता है और ज्वार में है जो साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड या जो एससीएन होता है, हाइड्रोसायनिक एसिड होता है, वो बनता है। इसलिए जो ज्वार को है जो अधिक मात्रा में है जो पशुओं को है जो हरी अवस्था में है जो नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये विषाक्त होता है और इससे जो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। अपन को ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन है अगला कि भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। ये है जो क्वेश्चन पेपर है ये है 2017 का सुपरवाइजर का। उस समय राजस्थान भारत में है जो राजस्थान का स्थान था वो प्रथम था। अब वर्तमान में अगर बात करें 2022-23 की बात करें, 2022-23 के डाटा की बात करें तो जो 2022-23 के डाटा है उसमें है जो राजस्थान का है जो दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है। और जो प्रथम स्थान है वो प्रथम स्थान किसका है? यूपी का है। प्रथम स्थान किसका है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। और जो द्वितीय स्थान है वो राजस्थान का है 2022-23 के अनुसार। और जो 2017 का पेपर हुआ था उसमें है जो 16-17 के अनुसार जो हुआ था वो था पहला। ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन निम्न में से कौन सी उत्तेजक औषधि की है। अपन को बताना है कौन सी औषधि है जो स्टिमुलेट के रूप में कार्य करती है, कौन सी औषधि है जो उत्तेजक के रूप में कार्य करती है। पहला ऑप्शन है कपूर। तो कपूर है जो उत्तेजक के रूप में है जो कार्य करती है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। ये है जो स्टिमुलेट के रूप में कार्य करती है। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट या इसको उत्तेजक कहते हैं। ये है जो पशुओं में जो उत्तेजना उत्पन्न करने वाली औषधि होती है। दूसरा है फिनोविस, फिनोविस वर्मोसाइड है। और नीला थोथा भी है जो वर्मीसाइड है। इसको है जो वर्मीसाइड या अपन है जो वर्मीसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मीसाइड या इसको कृमिनाशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृमिनाशक। तो ये फिनोविस और नीला थोथा है, इसको वर्मीसाइड या कृमिनाशक कहते हैं। और ये है जो आंतरिक जो परजीवी होते हैं उनको है जो मारने का कार्य करती है, पेट को साफ करने का कार्य करते हैं नीला तोता। नीला तोता या केवल नीला तोता होता है, इसको है जो पशुओं में है जो आंतरिक कर्मियों को मारने में जो प्रयोग किया जाता है। और जो कपूर होता है ये एक स्टिमुलेट है, कपूर हो गया। उसके अलावा जो अफीम है, एल्कोहल है, ये उत्तेजना का है जो कार्य करते हैं पशुओं में। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि गाय के बछड़े का पहला चवर्णक जोड़ा कब निकलता है। चवर्णक बोले तो मोलर दांत। क्या? मोलर। अपन को इसमें बताना है कि जो गाय का छोटा बछड़ा होता है इसमें है जो पहला है जो मोलर दांत है वो कब निकलता है। तो पहला मोलर दांत है वो 6 माह में निकलता है। कब निकलता है? पहला मोलर दांत है वो 6 माह में निकलता है, मोलर टीथ। और दूसरे मोलर टीथ की बात करें तो वो लगभग है जो 1.5 साल यानी कि 18 माह में निकलता है। एक से एक लगभग है वो 1.5 साल में निकलता है। कब निकलता है? 1.5 साल या बोले तो 18 माह में है जो निकलता है। और अगर अपन तीसरे जोड़े की बात करें कि
बछड़े में जो जो बछड़ा है, बछड़े के अंदर जो मोलर दांत है, मोलर दांत का जो तीसरा जोड़ा है वो कब निकलता है? तो वो निकलता है लगभग 30 माह में। कब निकलता है? 30 माह में जो निकलता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन अब ऐसा भी आ सकता है कि बछड़े में जो दूसरा चवर्णक दांत या मोलर दांत है का जो जोड़ा है वो कब निकलता है? वो 1.5 साल या 18 माह का जब बछड़ा होता है तो उस समय जो इसमें निकलता है। और जो तीसरा है वो है जो 30 माह की उम्र में जो निकलता है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की कि दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किसकी बनी होती है? दूध की प्रमुख शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। कौन सी होती है? लैक्टोज होती है, जिसको है तो दुग्धम शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? है जो दुग्धम शर्करा भी बोलते हैं। लैक्टोज शर्करा एक डाइसैकेराइड शर्करा है। कैसी है ये जो लैक्टोज शर्करा है? ये एक डाइसैकेराइड शर्करा है। डाइसैकेराइड है ये, डाइसैकेराइड शर्करा है, यानी कि ये है जो दो एकलक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। अपन को इसमें बताना है कि कौन कौन सी है जो एकलक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। तो इनकी है जो 3 है जो डाइसैकेराइड शर्करा है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होती है वो माल्टोज होती है। लैक्टोज होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज है जो मिलकर क्या बनी होती है? लैक्टोज बनी होती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें अपना सही होने वाला है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से है जो मिलकर है वो लैक्टोज बनी होती है। ग्लूकोज और ग्लूकोज से है जो माल्टोज बनी होती है। क्या बनी होती है? माल्टोज शर्करा होती है। माल्टोज शर्करा है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से है जो मिलकर बनी होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो इससे है जो सुक्रोज बनती है। कौन सी बनती है? सुक्रोज शर्करा। तो अपन को ध्यान रखना है जो ग्लूकोज और ग्लूकोज से है जो मिलकर कौन सी बनती है? माल्टोज बनती है। और जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से है जो माल्टोज बनती है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से है जो लैक्टोज शर्करा बनती है। कौन सी बनती है? यहाँ से है जो लैक्टोज शर्करा बनती है। उसके अलावा बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज से है जो सुक्रोज शर्करा है वो बनती है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना कि किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है? वैसे तो दूध की बात करें तो दूध में है जो विटामिन सी, दूध में कौन सा? विटामिन सी। और जो आयरन होता है वो है जो बिल्कुल ही नगण्य मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल ही कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो बकरी का दूध होता है इसमें है जो विटामिन सी है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बाकी वाले पशुओं की तुलना में इसमें है जो विटामिन सी है जो बकरी के दूध में है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये अपन को है जो ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि दूध का क्वथनांक बिंदु बताना है। अपन को बताना है कि दूध के क्वथनांक बिंदु क्या है जिस पर है जो दूध है जो उबलने लग जाता है। दूध का है तो क्वथनांक बिंदु है। तो दूध का क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है 100.15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? दूध का क्वथनांक बिंदु होता है 100.15 डिग्री सेल्सियस है जो दूध का क्वथनांक बिंदु होता है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। सामान्य दूध का पीएच होता है। सामान्य दूध के पीएच की बात करें तो अपने है जो पिछले पेपर में है जो अपन ने बात की थी कि दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.7 होता है। कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.7 होता है, यानी कि 7 से कम होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वो है जो सही है कि दूध का पीएच मान है वो 7 से कम होता है, 6.4 से 6.7 होता है। और इसमें अम्लता होती है लगभग 0.12 से 0.14% या 0.14 से लगभग 16% के 0.16% के आसपास होती है। तो घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है कि घी में है जो नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? उससे ज्यादा है जो घी में नमी की मात्रा होने पर है जो वो खराब होने लगता है। तो इसमें है जो घी की नमी की मात्रा है 0.5% से है जो अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक नमी के कारण है जो घी से है जो मछली जैसी गंध आने लगती है। अधिक नमी से क्या होता है? अधिक नमी से घी में है जो मछली जैसी गंध आती है। घी में कैसी गंध आती है? मछली जैसी है जो घी में है वो गंध आने लग जाती है। अगर घी में है जो अधिक नमी होती है तो इस अधिक नमी के कारण है जो मछली जैसी घी में है वो गंध आने लग जाती है, मछली जैसी है जो दुर्गंध आती है। तो इसलिए है जो इसमें है जो 0.5% से अधिक है जो नमी नहीं होनी चाहिए। और घी में वसा की बात करें तो लगभग 99% से अधिक होती है। 99% से है जो वसा है वो अधिक होती है। उसके अलावा बात करें घी का सैपोनिफिकेशन मान या साबुनीकरण मान की बात करें तो घी का सैपोनिफिकेशन मान होता है वो होता है 222 से 226। कितना होता है? सैपोनिफिकेशन। घी का सैपोनिफिकेशन की बात करें यानी कि साबुनीकरण की बात करें तो घी का सैपोनिफिकेशन मान होता है 222 से
226 होता है। कितना होता है साथियों? घी का सैपोनिफिकेशन मान होता है 222 से 226 होता है। अगर इसके अलावा बात करें कि जो अपना देसी घी होता है, घी में है जो वनस्पति घी की मिलावट की जांच के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? तो घी में है जो वनस्पति घी की मिलावट की जांच के लिए है जो अपन बोल्डीन परीक्षण करते हैं। कौन सा करते हैं? बोल्डीन परीक्षण करते हैं। घी में वनस्पति घी की मिलावट के लिए मिलावट की जांच करते हैं अपन। वो मिलावट की जांच कौन से परीक्षण से करते हैं? घी में अगर अपन जिसको वनस्पति घी या डाकदार घी बोलते हैं, अपन डाकदार घी की मिलावट की जांच के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? वो करते हैं अपन बोल्डीन परीक्षण। कौन सा परीक्षण करते हैं? बोल्डीन परीक्षण है वो अपन करते हैं। घी में वनस्पति घी की मिलावट की जांच के लिए बोल्डीन परीक्षण है वो किया जाता है। उसके अलावा बात करें अपन घी में वनस्पति तेल की मिलावट के लिए तो निकिल परीक्षण किया जाता है। क्या? घी में वनस्पति तेल, अगर अपन को घी में वनस्पति तेल के मिलावट की जांच करनी है तो घी में वनस्पति तेल के मिलावट की जांच के लिए अपन जो परीक्षण करते हैं वो होता है निकिल परीक्षण। कौन सा होता है? निकिल परीक्षण। घी में वनस्पति घी की मिलावट, डाकदार घी की मिलावट की जांच करनी है तो बोल्डीन परीक्षण, और घी में जो वनस्पति तेल की मिलावट करनी है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निकिल परीक्षण होगा। तो ये है जो अपन को ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होती है। अपन को बताना है कि पनीर में जो शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा कितनी होती है? तो वो होती है 50%। कितनी होती है? शुष्क पदार्थ के आधार पर पूछा हुआ है, यहाँ पर ड्राई मटेरियल के आधार पर पूछा हुआ है तो वो होती है 50% है जो नमी होती है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि गाय की भारतीय संकर नस्ल है। अपन को बताना है कि निम्न में से कौन सी नस्ल है जो गाय की भारतीय संकर नस्ल है। बात करें अपन साहिवाल की तो साहिवाल है जो दुधारू नस्ल है। साहिवाल कैसी नस्ल है? साहिवाल नस्ल है वो दुधारू नस्ल है। और बात करें करण स्विस की तो ये है जो संकर नस्ल है। भारत की है जो संकर है गाय की है जो नस्ल है। अगर अपन बात करें करण स्विस की कि करण स्विस है जो किसका संकरण है, तो करण स्विस की बात करें तो ये ब्राउन स्विस और जो साहिवाल है उसका संकरण है। किसका संकरण है? ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस और साहिवाल का संकरण है। किसका संकरण है? ब्राउन स्विस और साहिवाल का संकरण है। ट्रिपल एस अपन को याद रखना है। करण स्विस है जो ब्राउन स्विस और साहिवाल का है जो संकरण है, अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है ये है जो अपना सही है कि भारतीय संकर नस्ल कौन सी है? करण स्विस है जो है ब्राउन स्विस और साहिवाल का संकरण है। उसके अलावा है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस है जो स्विट्जरलैंड की नस्ल है। कहाँ की है? ब्राउन स्विस नस्ल है जो स्विट्जरलैंड की है। स्विट्जरलैंड की है ये है जो स्विट्जरलैंड की है। और सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। क्या? सर्वाधिक गर्मी सहनशील विदेशी नस्ल है। विदेशी नस्लों में जो सर्वाधिक गर्मी सहनशील है, सर्वाधिक गर्मी सहनशील विदेशी नस्ल है। अगर अपन विदेशी नस्लों की बात करें तो इसमें है जो सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। उसके अलावा बात करें तो विदेशी नस्लों में इसका दूध है जो सबसे मीठा होता है। विदेशी नस्लों में सबसे मीठा दूध, विदेशी नस्लों में सबसे मीठा दूध होता है वो होता है किसका होता है? वो होता है ब्राउन स्विस का होता है। लगभग इसमें है जो लैक्टोज की मात्रा की बात करें अपन तो इसमें लैक्टोज होता है लगभग 5.2% होता है। कितना होता है? लैक्टोज होता है 5.2%। लैक्टोज की मात्रा की बात करें तो इसमें 5.2% है जो लैक्टोज होता है। उसके कारण लैक्टोज के कारण है जो दूध मीठा होता है। और विदेशी नस्लों में सबसे मीठा दूध होता है वो ब्राउन स्विस नस्ल का होता है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है वो ब्राउन स्विस है और इसका उत्पत्ति स्थल है वो स्विट्जरलैंड है। ध्यान रखना करण स्विस है जो भारत की संकर नस्ल है, ये ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से विकसित है। और अगर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल, भारत की एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल, भारत की एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल, बात करें अपन भारत की एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल की तो वो नस्ल है फ्रीजवाल। कौन सी है? फ्रीजवाल। फ्रीजवाल की बात करें तो भारत की एकमात्र ऐसी नस्ल है, संकर नस्ल है जो है मान्यता प्राप्त नस्ल है। और फ्रीजवाल है जो होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल का संकरण है। किसका है? फ्रीजवाल की। अगर अपन बात करें फ्रीजवाल की तो फ्रीजवाल है जो होल्स्टीन फ्रीजियन होल्स्टीन फ्रीजियन वो साहिवाल का संकरण है। किसका है? होल्स्टीन फ्रीजियन वो साहिवाल का संकरण है। फ्रीजवाल वो है जो एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल है।
बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की कि भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश में। अपन को बताना है कि भैंस की कौन सी नस्ल है जो उत्तर प्रदेश की है। बात करें मेहसाना, तो मेहसाना है गुजरात की। कहाँ की है? मेहसाना गुजरात की है। टोडा की बात करें तो दक्षिण भारत की है, साउथ इंडिया की है, दक्षिण भारत। उसके अलावा बात करें अपन तराई की, तो तराई की जो नस्ल है ये उत्तर प्रदेश की है, एकदम सही आंसर है। तराई नस्ल की जो भेड़ है, भैंस है, ये तराई नस्ल की भैंस है। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है उन क्षेत्रों में है जो पाई जाने वाली भैंस है, ये है जो तराई नस्ल की भैंस है, ये उत्तर प्रदेश की नस्ल है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि बकरी की जखराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र में। अपन को बताना है जो बकरी की जखराना नस्ल है, जखराना, इस जखराना नस्ल का है जो उद्गम स्थल बताना है। तो बकरी का जखराना नस्ल है, इसका उद्गम स्थल है अलवर, बहरौर है और अलवर है, अलवर व बहरौर। अगर अपन जखराना नस्ल की बात करें तो इस जखराना नस्ल का जो उद्गम स्थल है वो है बहरौर अलवर। जो बहरौर है और अलवर है ये है जो इस नस्ल का है जो उत्पत्ति स्थल है। तो बहरौर और अलवर का क्षेत्र है जो मेवात क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका है जो क्षेत्र है वो है जो मेवात क्षेत्र कहलाता है। बहरौर और अलवर का क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। और जो जखराना नस्ल है ये नस्ल है जो चमड़े, राजस्थान में जो चमड़े की प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। राजस्थान में चमड़े की प्राप्ति के लिए, चमड़े की प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। चमड़े की प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है? जखराना नस्ल है। उत्पत्ति स्थल है बहरौर अलवर, यानी कि मेवात क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? मेवात क्षेत्र है जो जखराना नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। और राजस्थान में जो चमड़े के लिए है जो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। भेड़ के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस, एकदम सही क्वेश्चन है। बात करें अगला ऑप्शन क्या है? कैप्रा हिरकस, तो ये है बकरी का वैज्ञानिक नाम। किसका है? बकरी का है जो वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस है। और बोस इंडिकस है, ये भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है। कौन सी गाय का? भारतीय गाय का। बोस इंडिकस क्या है? भारतीय गाय, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस है। बात करें अपन अगर भैंस की, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुवेलस, बुवेलस। ऊंट की बात करें तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस, 2 कुबर वाला, और कैमेलस बैक्टीरियस है जो 1 कुबर वाला ऊंट है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में से स्यूडो रूमिनेट्स कौन सा है। अपन को बताना है कि जो पशु है ये स्यूडो रूमिनेट्स कौन सा है। तो अब बात करें पशुओं की, तो पशुओं के आमाशय को है जो 4 भागों में बांटा गया। कितने को? पशुओं के आमाशय की बात करें तो पशुओं का जो आमाशय है वो आमाशय है वो 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में जो बांटा गया है। बात करें पहले भाग की, तो रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ये 4 भाग होते हैं पशुओं के आमाशय भाग होते हैं। पशुओं का आमाशय जो 4 भागों में बांटा गया है। उसमें जो रूमिनेट पशु होते हैं वो है जो उसमें है जो ओमेजम है जो अनुपस्थित होता है। ओमेजम का कार्य होता है अतिरिक्त जल शोषण का। तो जो सूडो रूमिनेट्स पशु होते हैं जो आभासी रोमंती पशु होते हैं, इनका है जो ओमेजम भाग है जो अनुपस्थित होता है। तो इसमें एग्जाम्पल है, सही है, वो ऊंट है। ऊंट होता है जो इसमें ओमेजम अनुपस्थित होता है, जो सूडो रूमिनेट्स पशु होता है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यदि ऊंट में 4 स्थायी कृतनाक दांत है तो वो उम्र होगी। अपन को बताना है कि ऊंट में है जो 4 स्थायी है जो कृतनाक दांत आ गई है तो इसकी उम्र क्या होगी। तो इसकी उम्र होगी 6 वर्ष। 6 वर्ष की उम्र में पशु में जो 4 स्थायी कृतनाक दांत है जो आ जाते हैं। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। रोमन नाक बकरी किस नस्ल में पाई जाती है। अपन को बताना है जो रोमन नाक की बकरी है वो है जो किस नस्ल में है जो पाई जाती है। तो रोमन नाक की बकरी होती है वो, रोमन नाक की जो बकरी होती है वो जमुनापरी नस्ल में पाई जाती है। इसमें जो जमुनापरी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर मान लो जमुनापरी, क्या जमुनापरी, यहाँ पर है जो देवगढ़ी की जगह है जो जमुनापरी कर दो। टाइपिंग मिस्टेक में हो सकता है कि जमुनापरी है, लेकिन यहाँ जमुनापरी कर दो, जमुनापरी। तो जिसमें रोमन नाक पाई जाती है वो बकरी कौन सी है? जमुनापरी है। तो आज के जो अपने जो क्वेश्चन सेशन का है जो समाप्त होता है। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने जो चर्चा की है
क्वेश्चनों की जो आपको है जो समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेक्शन को है जो 4 चांद लगाने वाले हैं, सिलेक्शन में है जो बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और वीडियो को है जो लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास में भी है जो शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी है जो अधिक से अधिक लाभ मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।